गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास में फंजाई के बारे में डिस्कशन करेंगे। हम लोगों ने लास्ट क्लास में फंजाई के बारे में डिस्कशन किया था। वहाँ पे मैंने बताया था कि फंजाई का बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है, फंजाई के अंदर किस तरह के सेल्स होते हैं। मैंने बताया था फंजाई का जो सेल वॉल होता है कैसा होता है। मैंने कॉस्मोपॉलिटन बताया था फंजाई को, क्योंकि वो हर तरह के हैबिटाट में पाए जाते हैं। फंजाई जो होते हैं उनके लिए एक फेवरेबल कंडीशन बताया था कि किस फेवरेबल कंडीशन के अंदर फंजाई का ग्रोथ ज़्यादा होता है। बताया था ह्यूमिड एंड टेम्परेट कंडीशन, वार्म कंडीशन के अंदर। और फिर मैंने आपको उनके बॉडी के अंदर रिप्रोडक्शन का टाइप बताया था कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो उनके अंदर फ्रेगमेंटेशन, बर्डिंग, बाइंडरी फ्यूजन जैसा वहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। कुछ स्पोर का फॉर्मेशन होता है, जैसे कोरोनिडियो स्पोर, जू स्पोर, स्पॉन्जियो स्पोर के बारे में बताया था। फिर आपको बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। पहले प्लाज्मोगैमी होता है, फिर कैरियोगैमी होता है। अगर कैरियोगैमी नहीं होता तो कैरियोकाइनेसिस होता है, कैरियन होता है। फिर कैरियोगैमी होता है और फिर वहाँ पे स्पोर का फॉर्मेशन, जाइगो स्पोर का फॉर्मेशन होता है। फिर स्पोर का फॉर्मेशन करके और वो स्पोर जर्मिनेट होकर नया ऑर्गेनिज्म बनाता है। तो ये सारी कहानी मैंने लास्ट क्लास में आपको बता दी थी। फिर स्पोर के टाइप बताया था, एस्कोस्पोर एस्कोमाइसिटीज में, बेसिडियोस्पोर बेसिडियोमाइसिटीज में, ऊ स्पोर बताया था आपको वहाँ पे फाइकोमाइसिटीज के अंदर, ड्यूट्रोमाइसिटीज के अंदर किसी भी तरह का स्पोर का फॉर्मेशन नहीं होता। फिर मैंने टाइप ऑफ या क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई बताया था। फंजाई को अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है ऑन द बेसिस ऑफ कौन कौन से कैरेक्टर, मतलब माइसीलियम का क्या स्ट्रक्चर है, उसकी क्या मॉर्फोलॉजी, उसके बेसिस पे कौन कौन सा सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन या कौन सा स्पोर का फॉर्मेशन होता है, कौन सा सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, या कौन सी फ्रूटिंग बॉडी उसके अंदर एंडोजीनस फ्रूटिंग बॉडी बनती है, एक्सोजीनस फ्रूटिंग बॉडी बनती है। तो इसके बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन किया था और क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने वहाँ पे फंजाई को 4 ग्रुप में डिवाइड किया था। कौन कौन सा ग्रुप था उसके बारे में देख लेते हैं। फंजाई को 4 ग्रुप में डिवाइड किया था। कौन कौन सा ग्रुप था? फंगी को 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया था। कौन कौन सा ग्रुप था बेटा, नाम बताओ, फिर हम लोग एक करके चारों ग्रुप को पढ़ेंगे। हम लोगों ने सबसे पहले देखा था फाइकोमाइसिटीज। सबसे पहले क्या देखा था? फाइकोमाइसिटीज। फिर हमने देखा था एस्कोमाइसिटीज, फिर हमने देखा था बेसिडियोमाइसिटीज, ठीक है। और फिर हमने देखा था वहाँ पे ड्यूट्रोमाइसिटीज। तो ये 4 ग्रुप बने थे जब क्लासिफिकेशन किया था किसका? फंजाई का। फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूट्रोमाइसिटीज। तो हम एक एक करके इन चारों ग्रुप का डिस्कशन करते हैं डिटेल की क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं इन चारों ग्रुप के अंदर के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। हमको सबसे पहले यहाँ पे डिस्कशन करना है फाइकोमाइसिटीज के बारे में। किसके बारे में डिस्कशन करना है? फाइकोमाइसिटीज के बारे में। देखो फाइकोमाइसिटीज के अंदर जितने भी फंगी होते हैं, फाइकोमाइसिटीज जो फंगी होते हैं उनको हम एल्गल फंगी भी कहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? एल्गल फंगी। दे आर ऑल्सो नोन एज एल्गल फंगी। उनको एल्गल फंगी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट इनके में क्या होता है? they are found in aquatic habitat, decaying materials, जहाँ पे मटेरियल्स डिके यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कोई डेड ऑर्गेनिज्म है, वो अगर उसका डिके हो रहा होगा, उसकी बॉडी का कोई प्लांट है उसका कोई बॉडी का पार्ट डिके हो रहा होगा तो वहाँ पे मिलेंगे डिकेइंग ऑर्गेनिज्म। एंड एज पैरासाइट इन एनिमल्स के अंदर पैरासाइट के फॉर्म में भी ये हो सकते हैं। तो ये कहाँ पे रहते हैं, कहाँ पे मिलते हैं? एक्वेटिक हैबिटाट के अंदर मिलेंगे, डिकेइंग मटेरियल्स के अंदर मिलेंगे और एनिमल्स के अंदर पैरासाइटिक फॉर्म में मिलेंगे। ये एनिमल्स के अंदर किस फॉर्म में मिलेंगे? पैरासाइटिक फॉर्म में मिलेंगे। अब बात करते हैं इनके माइसीलियम की। इनके माइसीलियम की एक बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें नहीं जाननी है। कहाँ पे रहते हैं, क्या माइसीलियम का स्ट्रक्चर होता है। इनका जो माइसीलियम होता है, माइसीलियम इज
सिनोसिटिक, सिनोसिटिक। इनका माइसीलियम जो होता है वो क्या होता है, सिनोसिटिक होता है। इनका माइसीलियम क्या होता है, सिनोसिटिक माइसीलियम। इनका जो माइसीलियम होता है वो सिनोसिटिक होता है। एंड एसेप्टेट, एसेप्टेट होता है, इसीलिए सिनोसिटिक होता है। इन एक्चुअल क्या है कि जब मैंने तुमको कल हाइफी का स्ट्रक्चर, जैसे माइसीलियम का जो नेचर होगा वही नेचर किसका होगा, हाइफी का। मैंने तुम्हें बताया था कि एक सिलेंड्रिकल फिलामेंटल स्ट्रक्चर होता है फंजाई की बॉडी के फिलामेंटस पार्ट में, उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, हाइफी कहते हैं। उस पार्ट को क्या कहते हैं, हाइफी कहते हैं। अब इस हाइफी के अंदर साइटोप्लाज्म होता है और साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस होता है। अगर ये न्यूक्लियस को एक वॉल से अगर इसको सेपरेट किया गया, ऐसे सेपरेट किया गया, तो ये क्या हो जाएगा, सेप्टेट हाइफी। और अगर सेपरेट नहीं किया गया तो क्या हो जाएगा, एसेप्टेट हाइफी। अगर सेप्टेट है तो सारे कंपार्टमेंट में एक एक क्या है, न्यूक्लियस है, तो वो यूनिन्यूक्लिएट हो गया। अगर सेप्टेट नहीं रहता तो एक सारे न्यूक्लियस एक साथ इस पूरे के पूरे कंपार्टमेंट में रहते, कंपार्टमेंट एक ही होता, ढेर सारे न्यूक्लियस होते, तो उसको हम क्या कहेंगे, सिनोसिटिक मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइफी कहते हैं। और इस हाइफी का नेटवर्क को क्या कहते हैं, माइसीलियम। तो अगर यहाँ पे माइसीलियम सिनोसिटिक है तो यानी कि हाइफी भी क्या रहा होगा, सिनोसिटिक रहा होगा। माइसीलियम एसेप्टेट है तो हाइफी भी क्या रहा होगा, एसेप्टेट रहा होगा। आई बात समझ में, यहाँ पे क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो इनकी बॉडी के अंदर जो माइसीलियम होता है वो माइसीलियम क्या होता है, सिनोसिटिक एंड एसेप्टेट होता है। अब बात करते हैं इनके अंदर रिप्रोडक्शन की। अब इनके अंदर रिप्रोडक्शन की जब बात करेंगे तो रिप्रोडक्शन में ये क्या, इनके अंदर क्या, ये क्या शो करते हैं, देखो इनका रिप्रोडक्शन कैसे होता है। रिप्रोडक्शन दो तरीके से करते हैं। अगर ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये दो तरह का स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए दो तरह के स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। स्पोर जो है वो हो सकता है जू स्पोर। क्या हो सकता है, जू स्पोर। जू स्पोर का मतलब ऐसा स्पोर जिसके सरफेस पे क्या हो, फ्लैजिला प्रेजेंट हो, यानी कि वो मोटाइल हो, वो क्या मूव करने की कैपेबिलिटी रखता हो। जू स्पोर का मतलब क्या होता है, मोटाइल स्पोर होता है। मतलब ये स्पोर क्या होगा, अपने आप मूव कर सकता है, तो मोटाइल स्पोर होगा। या फिर एप्लेनोस्पोर, क्या होगा, एप्लेनोस्पोर, ऐसा स्पोर जिसके अंदर मोटाइलिटी नहीं हो, तो ये क्या है, नॉन मोटाइल स्पोर। ये क्या है, नॉन मोटाइल। दो तरह का ये स्पोर प्रोड्यूस कर सकते हैं, या तो वो स्पोर क्या होगा, मोटाइल होगा, या फिर स्पोर क्या होगा, नॉन मोटाइल। अगर मोटाइल स्पोर है तो उसको हम क्या कहेंगे, जू स्पोर। अगर नॉन मोटाइल स्पोर है तो उसको क्या कहेंगे, एप्लेनोस्पोर। ये स्पोर, ये प्लांट की बॉडी जो है, ये जो प्लांट फंगी की जो बॉडी है, वो फंगी की बॉडी ये दो तरह का स्पोर प्रोड्यूस करेगी। ये स्पोर जब उसकी बॉडी से रिलीज होंगे तो जहाँ पे भी जाएंगे वहाँ पे जाके एक नए फंगाई का फॉर्मेशन करेंगे। बात समझ में आ गई। तो ये दो तरह का स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, एक जू स्पोर और एक एप्लेनोस्पोर। एक जू स्पोर और एक एप्लेनोस्पोर। ये जो दोनों स्पोर हैं, जू स्पोर एंड एप्लेनोस्पोर, ये प्रोड्यूस होते हैं किसके अंदर, स्पोरेंजिया के अंदर। ये कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, स्पोरेंजिया के अंदर। स्पोरेंजिया एक थैली जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसी स्पोरेंजिया के अंदर, इनसाइड स्पोरेंजिया, कहाँ पे, इनसाइड स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। चूंकि स्पोरेंजिया के इनसाइड प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए इस तरह के प्रोडक्शन को कहा जाता है एंडोजीनस प्रोडक्शन। तो इसलिए हम यहाँ पे वर्ड यूज कर सकते हैं कि दे आर एंडोजीनियसली प्रोड्यूस्ड इन वेयर, स्पोरेंजिया। और ये दोनों क्या है, स्पोरेंजियोस्पोर कह सकते हो, या फिर जू स्पोर और एप्लेनोस्पोर। जू स्पोर क्या है, मोटाइल स्पोर, एप्लेनोस्पोर क्या है, नॉन मोटाइल स्पोर। दोनों कहाँ पे प्रोड्यूस हुए, स्पोरेंजिया में, इसलिए इन दोनों को क्या कह सकते हैं, स्पोरेंजियोस्पोर। स्पोरेंजियोस्पोर के स्पोरेंजिया के अंदर प्रोड्यूस हुए, इसलिए इनको एंडोजीनस। अगर उसके बाहर सरफेस पे प्रोड्यूस हुए होते तो क्या कहते हैं, एक्सोजीनस। लेकिन प्रोड्यूस कहाँ पे हुए हैं, उसके अंदर, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, एंडोजीनियसली प्रोड्यूस। यानी कि ये वो स्पोरेंजिया के अंदर प्रोड्यूस हुए हैं। कहाँ पे प्रोड्यूस हुए हैं, स्पोरेंजिया के अंदर। ये नोट करिए, फिर हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं इनके अंदर कैसे होता है।
चलिए, तो ये इनके बॉडी का स्ट्रक्चर। बाकी देखो जनरल कैरेक्टर, और बाकी जो जनरल कैरेक्टर है वो जनरल कैरेक्टर जो फंगी के वो इनमें भी होगा। इनका भी सेल यूकैरियोटिक होता है, ये भी मल्टी सेलुलर होते हैं, ये भी सेप्रोफिटिक होते हैं, इनका भी सेल वॉल काइटिन का बना होता है। जो फंगी का बाकी कैरेक्टर है वो यहाँ पे भी अप्लाई होगा। इस फाइकोमाइसिटीज को बाकी सारे ग्रुप से क्यों अलग किया गया उसका बेसिस, एक किस हैबिटाट में रहते हैं इस वजह से अलग किया गया, इनका जो माइसीलियम है वो किस इसका स्ट्रक्चर क्या है उसके बेसिस पे अलग किया गया, रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं उस पे बेसिस पे अलग किया गया, इनकी फ्रूटिंग बॉडी जहाँ पे स्पोर बनता है एंडोजीनस है एक्सोजीनस है वो इस पे बेसिस पे अलग किया गया। तो जिस बेसिस पे इसको अलग किया गया हम उसका डिस्कशन यहाँ पे करेंगे इस ग्रुप के अंदर। बात समझ में आ गई? तो अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इनके अंदर, देखो यहाँ पे ध्यान से पहले समझो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इनके अंदर जो स्टेप्स पहले बताए थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वही सारे स्टेप्स यहाँ पे भी होंगे। ये फंगी के अंदर भी वही सारे स्टेप यहाँ पे होंगे, लेकिन यहाँ पे जो गैमीट का फॉर्मेशन है वो गैमीट का फॉर्मेशन अलग अलग हो सकता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं हमको यहाँ पे देखना है। दे कैन sexually reproduce by isogamous or anisogamous मेथड। ध्यान से समझो, आइसोगैमस और एनाइसोगैमस मेथड का मतलब क्या होता है। देखो ध्यान से, आइसोगैमस का मतलब हुआ कि जो मेल गैमिट है और जो फीमेल गैमिट है, ये फीमेल का साइन होता है और ये मेल का साइन होता है। जब भी ये साइन यूज करो तो इसका मतलब मेल, इसका मतलब फीमेल। तो जो मेल और फीमेल दोनों तरह के जो गैमिट्स हैं, ये गैमिट और ये गैमिट, ये जो दोनों गैमिट है ये दोनों गैमिट का अपीयरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब आप दोनों गैमिट को अगर आपके सामने रख दिया जाए और आप बाहर से देख के ये बता नहीं सकते हो कि इसमें से कौन सा मेल गैमिट और कौन सा फीमेल गैमिट है, यानी कि दोनों की मॉर्फोलॉजी या बाहर का जो कैरेक्टर जो आप देख रहे हो वो कैरेक्टर, वो जो स्ट्रक्चर जो है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर इस तरह के गैमिट का फॉर्मेशन करके और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो उस रिप्रोडक्शन को क्या कहेंगे, आइसोगैमस मेथड। ठीक है, दूसरा जो मेथड मैंने बताया वो बताया एनाइसोगैमस मेथड। एनाइसोगैमस मेथड में क्या होता है, एनाइसोगैमस मेथड के अंदर मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट क्या होता है, ये दोनों का शेप एंड साइज, मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट का शेप एंड साइज जो होता है वो डिफर होता है। यहाँ पे मॉर्फोलॉजी क्या होगी, दोनों की मॉर्फोलॉजी क्या होगी, एक्सटर्नल अपीयरेंस सेम, दोनों देखने में एक दूसरे के जैसे लगेंगे। यहाँ पे एक्सटर्नल अपीयरेंस क्या होगा, डिफर होगा। आप देख के बता सकते हो कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, एक्सटर्नल अपीयरेंस डिफरेंट। बात समझ में आ गई? तो ऐसे रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं, आइसोगैमस रिप्रोडक्शन। बात समझ में आ गई? अब देखो स्टेप्स क्या होता है, ध्यान से समझना कि जो हाइफी होती है इस पर्टिकुलर फंगी की, वो हाइफी से ही मेल गैमिट और एक और हाइफी, मान लो एक हाइफी ये है, ये हाइफी दूसरा है, तो यहाँ दोनों से क्या होगा, एक मेल गैमिट देगा और एक क्या करेगा, फीमेल गैमिट। एक मेल गैमिट प्रोड्यूस करेगा, एक फीमेल गैमिट प्रोड्यूस करेगा, हाइफी के ही सेल। ठीक है, ये मेल गैमिट और फीमेल गैमिट क्या करेंगे, सबसे पहले प्लाज्मोगैमी करेंगे, यानी कि इन दोनों सेल्स का क्या होगा, प्लाज्मा सबसे पहले मिल जाएगा। जैसे मानो कि ये क्या था, मेल गैमिट, ठीक है, ये क्या था, फीमेल गैमिट, ये दोनों का प्लाज्मा मिल गया। तो अब यहाँ पे तुमको क्या मिला, 2 न्यूक्लियस मिला। ठीक है, तो प्लाज्मोगैमी हुआ। प्लाज्मोगैमी के बाद से फिर अगला स्टेप क्या होता है, कैरियोगैमी। ये सब बता रखा है पिछले क्लास में। अगला स्टेप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, कैरियोगैमी। तो ये दोनों जैसे ही आपस में मिल जाएंगे, अब ये न्यूक्लियस भी आपस में मिलके क्या हो गया है, एक नया सेल बना दिया। तो कैरियोगैमी के बाद जो प्रोड्यूस होता है उसको हम क्या कहते हैं, जाइगोस्पोर। क्या प्रोड्यूस हो गया कैरियोगैमी के बाद, जाइगोस्पोर प्रोड्यूस हुआ। क्या प्रोड्यूस हुआ, जाइगोस्पोर प्रोड्यूस हुआ। बात समझ में आ गई? फिर इस जाइगोस्पोर के अंदर क्या होता है, मियोसिस होता है। इस जाइगोस्पोर के अंदर क्या होता है, मियोसिस। देखो ध्यान से,
ये गैमीट था, तो गैमीट था तो इसका प्लॉइडी क्या था, एन था, इसका प्लॉइडी क्या था, एन था। ये जो जाइगोस्पोर प्रोड्यूस हुआ इसकी प्लॉइडी क्या हो गई, 2n, यानी कि जाइगोस्पोर की प्लॉइडी क्या हो गई, 2n। इसके अंदर मियोसिस होगा और मियोसिस के बाद फिर क्या प्रोड्यूस होंगे, स्पोर प्रोड्यूस होगा। मियोसिस के बाद क्या प्रोड्यूस होगा, स्पोर, और ये स्पोर की प्लॉइडी क्या हो जाएगी, एन। देखो यहाँ ध्यान से, हाइफी भी कैसा था, एन प्लॉइडी का, इसने गैमेट प्रोड्यूस किया एन प्लॉइडी का। हाइफी कैसा था, एन प्लॉइडी का, गैमेट प्रोड्यूस किया एन प्लॉइडी का। मतलब इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ। जैसे ही जाइगोस्पोर बना नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो गए, फुल। लेकिन जैसे ही मियोसिस हुआ नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो गए, हाफ। तो ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो गए हाफ। फिर से क्या होगा, यहाँ पे स्पोर बनेगा और स्पोर फिर से क्या बना देगा, न्यू माइसीलियम बना देगा। क्या बना देगा, न्यू माइसीलियम, यानी कि नया फंगी बना देगा। क्या बना देगा, न्यू फंजाई बना देगा। बात समझ में आई, क्लियर है, बोलो पूरी बात समझ में आई। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, देखो एक हाइफी मेल गैमेट प्रोड्यूस किया, एक हाइफी फीमेल गैमेट प्रोड्यूस किया। तुम्हें याद होना चाहिए कि मेल गैमेट के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है, आधा। इसलिए आधे को हम किससे दिखाते हैं, यन से। यहाँ पे आधा, इसको किससे दिखाया, यन से। दोनों मिले तो न्यूक्लियस मिला तो आधा क्रोमोसोम मिला तो कितना क्रोमोसोम गया, फुल। तो एन और एन मिला के कितना हो जाएगा, 2n। तो इसलिए पूरे क्रोमोसोम को हम किससे दिखाते हैं, 2n से। तो जो जाइगोस्पोर बना उसके अंदर कितना क्रोमोसोम था, 2n क्रोमोसोम। जाइगोस्पोर के अंदर कितना था, 2n क्रोमोसोम। अब ये 2n में मियोसिस हुआ तो जो नया मियोसिस के बाद क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिक्रीज हो जाता है। तो मियोसिस में के बाद क्या बना, स्पोर। स्पोर के अंदर क्रोमोसोम क्या था, नंबर ऑफ क्रोमोसोम यानी आधा था। और ये जब स्पोर जर्मिनेट हुआ तो क्या बना लिया, न्यू माइसीलियम, यानी नया हाइफी। तो हाइफी क्या होता है, एन टाइप का। यहाँ से जो हाइफी बनेगा वो भी क्या होगा, एन टाइप का। और यही माइसीलियम क्या होता है, नया फंगी होता है। तो ऐसे होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फाइकोमाइसीटीज। फाइकोमाइसीटीज के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये स्टेप है। आप पूरा इसको कॉपी में लिखिए, फिर हम कुछ एग्जाम्पल की बात करेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से हमको फाइकोमाइसीटीज एग्जाम्पल में लिखे हुए हैं। चलिए हो गया। आइए फिर अब अगला टॉपिक इसमें देखते हैं क्या क्या एग्जाम्पल, कौन से एग्जाम्पल आपको फाइकोमाइसीटीज के याद रखने पड़ेंगे। कौन कौन से एग्जाम्पल फाइकोमाइसीटीज के आपको याद रखने पड़ेंगे। देखो एग्जाम्पल याद रखना बहुत जरूरी है, खासकर वो एग्जाम्पल जो आपके एनसीईआरटी की किताबों में लिखा हुआ है, क्योंकि वो एग्जाम्पल आपको उसी एग्जाम्पल पे बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। आपसे वो पूछ सकते हैं कि पर्टिकुलर एग्जाम्पल का नाम देखे। वो आपसे ये थोड़ा ना पूछेंगे कि फाइकोमाइसीटीज का ये कैरेक्टर होता है या नहीं होता है। आपसे वो उसमें से किसी एक उस पर्टिकुलर ग्रुप से कोई एग्जाम्पल लेके उस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे। अभी मैं वो क्वेश्चन भी कराऊंगा, तो यहाँ पे ध्यान से आप लोग देखिए। वर्ड्स थोड़े टफ लग सकते हैं, लेकिन एक दो बार आप पढ़ोगे तो ये सारे के सारे वर्ड आपके लिए आसान हो जाएंगे। तो फाइकोमाइसीटीज के अंदर आप यहाँ पे देखो कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। पहला एग्जाम्पल है राइजोपस। पहला एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल राइजोपस, जिसको हम कहते हैं ब्रेड मोल्ड। ब्रेड मोल्ड, आप जब ब्रेड खुले में रख दीजिए थोड़े टाइम तक, उस पर जो लेयर बन जाता है उसको हम कहते हैं राइजोपस, ब्रेड मोल्ड। फिर एक होता है म्यूकर, एक एग्जाम्पल क्या होता है, म्यूकर। और फिर दूसरा जो एग्जाम्पल होता है अल्ब्यूगो। दूसरा एग्जाम्पल क्या होता है, अल्ब्यूगो। इस अल्ब्यूगो को कहते हैं, ये अल्ब्यूगो जो होता है ये मस्टर्ड के ऊपर पैरासाइटिक फॉर्म में रहता है। ये कहाँ पे रहता है, पैरासाइट ऑन मस्टर्ड। मस्टर्ड पर पैरासाइट के फॉर्म में ये अल्ब्यूगो रहता है। देखो ध्यान से, याद रखने का तरीका मैं बताता हूँ। ये याद रखने के लिए कुछ न्यूमोनिक अगर आप अपने मन से बना सकते हो तो बना सकते हो। मैं जिससे इस चीज़ को याद रखता हूँ मैं वो बताने जा रहा हूँ।
राइजोपस को आप लिख सकते हो रहीम, राइजोपस को लिख सकते हो रहीम। म्यूकोर का से लिख सकते हो मेको, मेको मतलब मेरे को, ठीक है। और एल्बुगो को लिख सकते हो आलू, एल्बुगो को लिख सकते हो आलू। और फेको, फाइको वर्ड, फाइकोमाइसिटीज यहाँ पे लिख लो, फाइकोमाइसिटीज। भाई ये भी तो याद रहना चाहिए कि किस ग्रुप के लिए ये न्यूमोनिक है। राइजोपस, म्यूकोर, अल्बुगो किसके एग्जाम्पल हैं? फाइकोमाइसिटीज के। तो यहाँ पे लिख सकते हो रहीम, मेको, आलू, फेको, रहीम, मेको, आलू, फेको। इससे याद रख सकते हो। देखो नाम याद रहेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा कि कौन किस ग्रुप का है। नाम पहले तो सारे आपको याद रहने चाहिए। अब मान लो सारे नाम याद है, उसमें से आपको ये देखना है कि कौन सा फाइकोमाइसिटीज का है, तो आप ये न्यूमोनिक यूज करके ये बता सकते हो। रहीम से राइजोपस, मेको, म्यूकोर, आलू से अल्ब्यूगो, फेको से फाइकोमाइसिटीज। ठीक है, तो रहीम, मेको, आलू, फेको, ये इससे आप याद रख सकते हो। नोट करिए इसको, फिर हम लोग अगले टॉपिक पे जाते हैं। हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट जो ग्रुप है यहाँ पे वो है एस्कोमाइसिटीज। नेक्स्ट हमारा ग्रुप क्या है? वो है एस्कोमाइसिटीज। नेक्स्ट जो ग्रुप है वो है एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज। चलो ध्यान से देखो, एस्कोमाइसिटीज को हम कहते हैं सैक फंजाई। एस्कोमाइसिटीज को हम क्या कहते हैं? सैक फंजाई। दे आर ऑल्सो दे आर ऑल्सो नोन एज सैक फंजाई। उनको हम क्या कहते हैं? सैक फंजाई कहते हैं। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? सैक फंजाई। एस्कोमाइसिटीज आर ऑल्सो नोन एज सैक फंजाई। देखो एस्कोमाइसिटीज उनको हम कहते हैं सैक फंजाई। ईस्ट इज यूनिसेलुलर एस्कोमाइसिटीज एंड रेस्ट आर मल्टीसेलुलर। देखो ध्यान से मैंने लिखा कि ईस्ट इज यूनिसेलुलर एस्कोमाइसिटीज एंड रेस्ट आर द मल्टीसेलुलर। ध्यान से देखो, सिर्फ ईस्ट ही एक ऐसा एस्कोमाइसिटीज है जो कि क्या होता है? यूनिसेलुलर होता है। बाकी सारे के सारे एस्कोमाइसिटीज क्या होते हैं? मल्टीसेलुलर। याद करो मैंने ईस्ट को भी ईस्ट के लिए एक बात बताया था कि ईस्ट ही एक ऐसा एस्कोमाइसिटीज है, एक ऐसा फंगी है जो कि क्या है? यूनिसेलुलर। बाकी सारे के सारे फंगी क्या होते हैं? मल्टीसेलुलर होते हैं। तो ईस्ट, भाई सारे फंगी मल्टीसेलुलर होते हैं ईस्ट को छोड़ के, तो एस्कोमाइसिटीज है अगर ईस्ट है तो भी क्या होगा? यूनिसेलुलर होगा। बात समझ में आ गई? यहाँ वो पॉइंट लिख सकते हो। ठीक है, दे आर फाउंड या दे आर सेप्रोफाइटिक। वो सेप्रोफाइटिक होते हैं। पैरासाइटिक, वो पैरासाइटिक भी होते हैं, पैरासाइटिक। एंड कैप्रोफिलस। देखो कैप्रोफिलस वर्ड का मतलब क्या होता है? सेप्रोफाइटिक का मतलब कि वो किसी डेड ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे को डीके करेंगे। पैरासाइटिक मतलब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में रह रहे होंगे। ठीक है, कैप्रोफिलस का मतलब होता है ग्रोइंग ऑन डंग, ग्रो ऑन डंग, जो गोबर होता है उसके ऊपर ये ग्रो करते हैं। तो कैप्रोफिलस भी होते हैं एस्कोमाइसिटीज, जो कि डंग के ऊपर इनका ग्रोथ होता है। ठीक है, तो ये इनके रहने की जगह की बात हो गई। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे माइसीलियम के बारे में। दे हैव माइसेलियम
सेप्टेट, सेप्टेट, उनके अंदर जो माइसीलियम होता है वो माइसीलियम क्या होता है, सेप्टेट होता है। उनके अंदर का जो माइसीलियम होता है वो क्या होता है, सेप्टेट होता है। दे हैव माइसीलियम सेप्टेट एंड सेप्टा हैव पोर इन इट। जो सेप्टा होता है उस सेप्टा के ऊपर क्या होता है, पोर होता है। सेप्टा में क्या होता है, पोर होता है। जैसे मान लो कि कोई माइसीलियम को, माइसीलियम के अंदर जो दीवार होती है जो उनको डिवाइड करके रखती है, वो क्या करती है, उनको उनके अंदर में वो पोर होते हैं। उनके अंदर में क्या प्रेजेंट होता है, सेप्टा के अंदर पोर प्रेजेंट होते हैं। बात समझ में आ गई, क्लियर है पूरी बात समझ में आ गई। देखो ध्यान से यहाँ पे, इसके साथ एक पॉइंट और भी लिखो, माइसीलियम सेप्टेट माइसीलियम, सेप्टा है पोर एंड माइसीलियम इज ब्रांच्ड। माइसीलियम इज ब्रांच्ड, माइसीलियम क्या होता है, ब्रांच्ड होता है। दे हैव माइसीलियम सेप्टेट, सेप्टा है पोर इन इट एंड माइसीलियम इज ब्रांच्ड। माइसीलियम जो होता है वो क्या होता है, ब्रांच्ड होता है। ध्यान से देखो, अगर मान लो कि ये कोई हाइफी है, ठीक है, माइसीलियम की हाइफी में ज़्यादा क्लियरिटी समझ में आती है। तो इस माइसीलियम के अंदर ये न्यूक्लियस थे पहले, अब क्या हुआ कि ये सारे के सारे न्यूक्लियस को बांटते हुए यहाँ पे क्या बन गया, एक सेप्टा बन गया। सेप्टा लगा, सेप्टा का मतलब क्या होता है, डिवाइडिंग बॉडी। सेप्टा लगा दिया। इस सेप्टा के अंदर क्या होता है, पोर्स प्रेजेंट होते हैं। सेप्टा के अंदर क्या होते हैं, पोर्स प्रेजेंट होते हैं। बहुत ढेर सारे पोर्स प्रेजेंट होंगे जो एक कंपार्टमेंट को दूसरे कंपार्टमेंट से कनेक्ट करेंगे। तीसरी बात, इसका जो माइसीलियम होता है उस माइसीलियम में ब्रांचिंग होती है। उस माइसीलियम के अंदर क्या होती है, ब्रांचिंग होती है। ऐसे माइसीलियम होगा, माइसीलियम में ब्रांचिंग होगी, ऐसे ढेर सारी। तो माइसीलियम क्या होती है, उसकी ब्रांच्ड होती है। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो माइसीलियम क्या होता है, पहले वाला माइसीलियम यानी फाइकोमाइसीटीज का माइसीलियम क्या था, सिनोसिटिक, लेकिन इसका माइसीलियम क्या है, सेप्टेट है यानी यूनिन्यूक्लिएट है। ठीक है, इसके माइसीलियम के सेप्टेट माइसीलियम के अंदर जो सेप्टा है उसके अंदर पोर है और माइसीलियम क्या है, ब्रांच्ड है। इसका माइसीलियम क्या है, ब्रांच्ड है। क्लियर, बात समझ में आ गई यहाँ पे, बोलो। तो ये हमारे सेप्टा की बात होगी। इसके अंदर रिप्रोडक्शन जो होता है वो सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन होता है। इसको आप नोट करिए, फिर मैं बताता हूँ आगे इसके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है। चलिए, तो अब इसके रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। चलो देखो, एस्कोमाइसीटीज के अंदर रिप्रोडक्शन इसके अंदर दोनों तरह का होता है, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल दोनों तरह का रिप्रोडक्शन होता है। इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा। ध्यान से समझो कैसे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबसे पहले देखो। देखो, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये स्पोर प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है, स्पोर। और कौन सा स्पोर प्रोड्यूस करता है, उस स्पोर को कहते हैं कोनिडियो स्पोर। द असेक्सुअली प्रोड्यूस, देखो स्पोर दोनों तरह से प्रोड्यूस हो रहा है बेटा। असेक्सुअल मेथड से भी स्पोर प्रोड्यूस हो रहा है, सेक्सुअल मेथड से भी स्पोर प्रोड्यूस हो रहा है। पहले वाले में भी असेक्सुअल मेथड से स्पोर प्रोड्यूस हुआ था और सेक्सुअल मेथड से भी स्पोर प्रोड्यूस हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपके क्वेश्चन में असेक्सुअल वाला स्पोर पूछा है या सेक्सुअल वाला स्पोर पूछा है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से स्पोर प्रोड्यूस हो रहा है, उस स्पोर को एस्कोमाइसीटीज में हम क्या कहते हैं, कोनिडियोस्पोर। उस स्पोर को क्या कहते हैं, कोनिडियोस्पोर। ध्यान से देखना, ये कोनिडियोस्पोर जो होता है एक स्पेसिफिक ऐसे कोई, मान लो कि ये फंगी और उस फंगी में क्या हुआ कि एक ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कोनिडियोफोर। क्या कहते हैं, कोनिडियोफोर, जिसके अंदर एक सिलेंड्रिकल पोजीशन, एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर पे ऊपर एक हेड के जैसा स्ट्रक्चर बना होगा जिसके अंदर स्पोर का फॉर्मेशन होगा। तो कोनिडियोफोर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है और इस कोनिडियोफोर पे
बहुत ढेर सारे स्पोर ऐसे प्रोड्यूस होंगे इसके सरफेस के ऊपर। अब सरफेस के ऊपर स्पोर प्रोड्यूस हुए तो इसको एक्सोजीनस कहेंगे या एंडोजीनस कहेंगे? बोलो, इसको एक्सोजीनस कहेंगे या एंडोजीनस? याद करो कि फाइकोमाइसिटीज के अंदर जब स्पोंजियोस्पोर प्रोड्यूस हुआ था, यानी कि स्पोंजिया के अंदर जो स्पोर प्रोड्यूस हुआ था, चाहे वो जू स्पोर था चाहे प्लेनोस्पोर था, वो उसके अंदर प्रोड्यूस हुआ था, इसलिए उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते थे? एंडोजीनस। यहाँ पे जो स्पोर है वो कोनिडियोफोर के ऊपर प्रोड्यूस हो रहा है, उसके सरफेस के ऊपर, इसलिए इसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? एक्सोजीनियसली। कैसे प्रोड्यूस हो रहा है? एक्सोजीनियसली। तो कोनिडियोफोर के अंदर ये कैसे प्रोड्यूस हो रहा है? एक्सोजीनियस स्पोर है। ये कौन सा स्पोर है? एक्सोजीनियस स्पोर है, जिसका क्या नाम है? कोनिडियोफोर नाम है। और फिर ये स्पोर जब डिस्पर्स होते हैं, यहाँ से जब टूट के निकल के यहाँ से जब डिस्पर्स होकर निकलते हैं तो अलग अलग जगह पे जाके नया माइसीलियम बना देते हैं। बात समझ में आ गई? क्लियर? तो ये असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इनके अंदर ऐसे होता है, उसको नोट करिए, फिर हम लोग सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखेंगे। ये कोनिडियोस्पोर जो है, ये कोनिडियोस्पोर जर्मिनेट होता है, जर्मिनेट टू गिव राइज न्यू माइसीलियम, नया माइसीलियम बनाता है, यानी कि नया फंगी बनाता है। ठीक है, ये कैसे प्रोड्यूस हुआ है? असेक्सुअली प्रोड्यूस हुआ है। इसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे, फटाफट नोट करिए इसको। हो गया? चलो नेक्स्ट देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। मिटाएं इसको, फिर हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है देखो स्टेप सारे वही होंगे जो मैंने इन जनरल तुम्हें स्टेप बताया था, वही सारे स्टेप होंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो यहाँ पे एक हाइफी मान लो, ये हाइफी हो गया 1, ये हाइफी हो गया 2, ये मान लो हाइफी हो गया 2। ये हाइफी जो है ये मेल की तरह एक्ट करेगा, तो ये कैसे क्या प्रोड्यूस करेगा? मेल गैमीट। इसके अंदर मेल गैमीट आएगा। ये हाइफी फीमेल की तरह एक्ट करेगा तो उसके पास से क्या आएगा? फीमेल गैमीट। तो मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट आए, फीमेल गैमीट आ गए। ये दोनों जब आपस में मिले तो क्या किया? प्लाज्मोगैमी। पहले इनका क्या मिलता है? प्लाज्मा मिलता है, मतलब इनका साइटोप्लाज्म आपस में फ्यूज हो जाता है। ध्यान से देखना, हाइफी क्या होता है? एन टाइप का, नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे, एन टाइप का नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे। देखो जब भी मैं एन वर्ड यूज करूं, ध्यान से समझो, हम जैसे पूछते हैं क्रोमोसोम कितना क्रोमोसोम है तुम्हारी बॉडी में, तुम कहते हो 23 पेयर। क्या कहते हो? 23 पेयर। यानी कि जो क्रोमोसोम होता है हमेशा किसमें प्रेजेंट होता है? पेयर में। तो अगर मैं ये कहूं कि 2n क्रोमोसोम, मतलब एक n और एक n और n, ये पेयर में 2 n प्रेजेंट है। तो ऐसे ही हम कभी भी जब क्रोमोसोम किसी सेल के अंदर पूरा क्रोमोसोम होता है तो उसको हम कहते हैं 2n, यानी डिप्लॉयड केस। और अगर उसके अंदर आधा क्रोमोसोम होता है जैसे कि गैमीट में होता है तो उसको हम दिखाते हैं किससे? n से, यानी कि उसके जो एक पेयर हैं वो गायब हैं तो क्या दिखाएंगे? n से। और उसको हम कहते हैं हैप्लॉयड गैम, उसको क्या कहते हैं? हैप्लॉयड सेल। तो यहाँ पे ये क्या है? हाइफी क्या है? हैप्लॉयड है। ये भी क्या है? हैप्लॉयड है। इसने जो गैमीट प्रोड्यूस किया वो भी क्या होगा? n होगा। ये भी गैमीट प्रोड्यूस किया, क्या होगा? n होगा। ये दोनों जब आपस में प्लाज्मोगैमी करेंगे तो प्लाज्मा तो मिल जाएगा, लेकिन इसके अंदर 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे। बात समझ में आई? बोलो। तो ये प्लाज्मोगैमी के बाद ये केस आएगा। अभी ध्यान से मुझे बताना, जब मैंने तुमको रिप्रोडक्शन का स्टेप बताया था इन जनरल, तो वहाँ बताया था कि अगर वो फाइकोमाइसिटीज है तो प्लाज्मोगैमी के तुरंत बाद क्या होता है? फ्यूजन हो जाता है और कैरियोगैमी हो जाता है न्यूक्लियस का। लेकिन अगर वो एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज है तो प्लाज्मोगैमी के बाद एक फेज आता है जिसको हम कहते हैं डाइकैरियोन। क्या कहते हैं? डाइकैरियोन। जहाँ पे प्लाज्मोगैमी के बाद दोनों न्यूक्लियस फ्यूज नहीं होते, वो कुछ टाइम तक डाइकैरियोनिक फेज में रहते हैं और उसके बाद फिर उन दोनों के अंदर न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है और क्या बनाते हैं? वो जाइगोस्पोर बनाते हैं। तो यहाँ से ध्यान देखो कि जब
प्लाज्मोगैमी हुआ और चूंकि एस्कोमाइसिटीज है ये, तो यहाँ पे एक स्टेज आएगा डाइकैरियन। कौन सा स्टेज आएगा? डाइकैरियन स्टेज। तो ये डाइकैरियन स्टेज में ये दोनों न्यूक्लियस अलग अलग रहेंगे, प्लाज्मा जो होगा वो फ्यूज हो चुका होगा। इसके बाद डाइकैरियन फेज जब निकलेंगे यहाँ से, तो फिर ये क्या करेंगे? कैरियोगैमी। क्या करेंगे? कैरियोगैमी, यानी कि इनका न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएगा और ये क्या प्रोड्यूस कर देंगे? जाइगोस्पोर। क्या प्रोड्यूस करेंगे? जाइगोस्पोर। तो दोनों न्यूक्लियस फ्यूज होकर एक बड़ा सा न्यूक्लियस बनाएंगे, ऐसे दोनों न्यूक्लियस फ्यूज हो गए। तो यहाँ दोनों न्यूक्लियस थे, तो ये यन था, ये भी यन था, दोनों फ्यूज हो गए, तो क्या बन गया? 2n। ये जाइगोट बन गया, ठीक है, 2n क्या हो गया? जाइगोट बन गया। अब देखो पहले वाले केस में मैंने तुमको बताया था कि जाइगोट बनने के बाद, देखो जाइगोट बना, ये जाइगोट बनने के बाद ये तुरंत इसके अंदर क्या होगा? मियोसिस होगा। जाइगोट बनने के बाद क्या होगा? मियोसिस होगा। तो यहाँ लिखते हैं जाइगोट बनेगा और फिर क्या होगा? मियोसिस होगा। और मियोसिस के बाद क्या प्रोड्यूस करेगा? स्पोर। क्या प्रोड्यूस करेगा? स्पोर। अब चूंकि ये स्पोर कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है? एस्कोमाइसिटीज में, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? एस्कोस्पोर। क्या कहते हैं? एस्कोस्पोर। अब देखो एक चीज और, अब ये भी कह सकते हो या फिर इसके पीछे रीजन और देख सकते हो। क्या रीजन? ये जो भी प्रोसेस हो रहा है, हाइफी का हाइफी से मिलके ये जो प्लाज्मोगैमी, डाइकैरियोगैमी, जाइगोस्पोर, ये सब कुछ ये एक थैली के अंदर होता है, एक पैकेट के अंदर होता है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस कहाँ पे होता है? पैकेट के अंदर। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर इन अ पैकेट, एक पैकेट के अंदर होता है, कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं? एस्की कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? एस्की। उस पैकेट को क्या कहते हैं? एस्की। यानी कि जो एस्कोमाइसिटीज होंगे उनके बॉडी के अंदर एक पैकेट बना था, इसी पैकेट के अंदर ये हाइफी 1 हाइफी 2 इन दोनों का प्लाज्मोगैमी, डाइकैरियोगैमी, ये सारा स्टेप होगा। इसी के अंदर क्या होगा? स्पोर का प्रोडक्शन होगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो ये किसके अंदर हो रहा है? एस्की के अंदर। तो इसलिए एस्की के अंदर जो स्पोर प्रोड्यूस हुआ उसको क्या कहेंगे? एस्कोस्पोर। क्लियर? बात समझ में आ गई? मतलब ये पूरा का पूरा स्पोर स्टेप किसके अंदर हुआ? एक पैकेट में, एक थैली में, जिसको हम क्या कहते थे? एस्की कहते थे। क्लियर बेटा? अब ध्यान से सुनो, ये हो गया एक एस्की, ठीक है। अब इस एस्की के अंदर 4 से लेके 8 तक, 4 से लेके 8 उसके अंदर स्पोर हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? 4 से लेके 8 स्पोर यहाँ पे हो सकते हैं। तो मान लो ये एस्की थी और इस एस्की के अंदर ये स्पोर हो गए, ये स्पोर हो गए, मान लो ये स्पोर हो गए, ठीक है। बात समझ में आ गई? एस्कोस्पोर। ये क्या हो गए? एस्कोस्पोर। क्लियर? ये एक एस्की है। ऐसे ऐसे जब ढेर सारे एस्की मिलते हैं, कैसे? ऐसे ऐसे जब ढेर सारे एस्की, एस्की 1, एस्की 2, एस्की 3, एस्की 4, ढेर सारे एस्की मिलेंगे जिसके अंदर ढेर सारे स्पोर होंगे। ऐसे देखो ये ढेर सारे स्पोर हैं इसके अंदर, ये ढेर सारे स्पोर इसके अंदर प्रेजेंट हैं ऐसे। तो इस पूरे के पूरे ये कंपैक्ट बॉडी को हम कहेंगे एस्कोकार्प। क्या कहेंगे इसको? एस्कोकार्प। इसको क्या कहेंगे? एस्कोकार्प। क्या कहेंगे इसको? एस्कोकार्प। तो ध्यान से देखो, एक पैकेट को क्या कहा? एस्की। और एक पूरे पैकेट के बहुत सारे ग्रुप को क्या कहा? एस्कोकार्प। ये एस्कोकार्प जो होता है, ये होता है एस्की की फ्रूटिंग बॉडी। ये एस्कोमाइसिटीज क्या क्या है? फ्रूटिंग बॉडी है। कार्प मतलब क्या होता है? फ्रूट होता है। तो यानी कि जो एस्कोमाइसिटीज होते हैं उनकी फ्रूटिंग बॉडी का नाम क्या है? एस्कोकार्प। कैसे बना है? ढेर सारे एस्की आपस में मिले हैं और एस्की के अंदर क्या प्रेजेंट है? एस्कोस्पोर प्रेजेंट है। अब एक चीज मुझे बता रहा हूँ, ये जो स्पोर प्रोड्यूस हुआ है ये किसमें प्रोड्यूस हुआ है? पैकेट के अंदर। किसके अंदर प्रोड्यूस हुआ है? पैकेट के अंदर। तो क्या इसको हम एंडोजीनस कह सकते हैं? बोलो, इसको हम क्या कह सकते हैं? एंडोजीनस कह सकते हैं। तो यानी कि एस्की के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है? एंडोजीनियसली हो रहा है। कैसे हो रहा है? एंडोजीनियसली। तो फटाफट इस सारे स्टेप्स को नोट करिए कि कैसे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एस्कोमाइसिटीज के अंदर हो रहा है। फिर हम लोग कुछ पॉइंट्स की बात करेंगे और एग्जाम्पल।
चलिए, तो अब ये हमारा यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला एस्कोमाइसीटीज के अंदर पार्ट फिनिश होता है। अब यहाँ पे कुछ इनके इंपॉर्टेंस समझ लेते हैं कि कुछ जो फंगी होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ह्यूमन के लिए और ह्यूमन के मेडिकल साइंस के लिए। तो कुछ कुछ बातें यहाँ पे जो जनरल में इनके कुछ मेंबर्स की बात कर लें और फिर उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल्स देखेंगे, ठीक है। तो पहले इनके कुछ मेंबर की बात कर लें। एक मेंबर होता है इनका न्यूरोस्पोरा, एक एस्कोमाइसीटीज जो है फंगी उसका नाम है न्यूरोस्पोरा। तो ये जो न्यूरोस्पोरा है इज यूज्ड इन स्टडी ऑफ बायोकेमिकल, इज यूज्ड इन स्टडी, छोड़ो इसके लिए लिखो इज यूज्ड इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिकल वर्क। जेनेटिक्स पे कोई काम हो रहा है या कोई बायोकेमिस्ट्री के ऊपर काम हो रहा है, उसके अंदर क्या यूज करते हैं, न्यूरोस्पोरा यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, न्यूरोस्पोरा यूज करते हैं। क्लियर, बात समझ में आ गई। दो मेंबर और हैं, मॉरल्स एंड ट्रफल्स, इनके दो मेंबर्स और हैं, मॉरल्स एंड ट्रफल्स, वो दोनों एडिबल होते हैं। मॉरल्स एंड ट्रफल्स क्या होते हैं, एडिबल्स होते हैं। तो दो और इनके मेंबर हैं, मॉरल्स एंड ट्रफल्स आर एडिबल फंगी, एडिबल एस्कोमाइसीटीज, उनके लिए हम यूज कर सकते हैं एडिबल एस्कोमाइसीटीज। ये खाने के काम आते हैं, इनको हम खाया जाता है, मॉरल्स एंड ट्रफल्स को, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट इनके लिए हो गया यहाँ पे कि कौन कौन से एस्कोमाइसीटीज का क्या यूज है। चलिए एग्जाम्पल में दिखेंगे। पहला जो एग्जाम्पल है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम भी एक फंगी है जो एंटीबायोटिक की तरह यूज होता है। वो क्या है, पेनिसिलियम भी एक एस्कोमाइसीटीज है। ईस्ट एस्परजिलस न्यूरोस्पोरा, अभी आपने ऊपर पढ़ा, न्यूरोस्पोरा, क्लैविसेप्स, ठीक है। ये एग्जाम्पल हैं किसके, एस्कोमाइसीटीज के। कैसे याद रखेंगे, पेनिसिलियम को आप लिख सकते हो पेंसी किसी का नाम मान सकते हो, पेंसी को यहाँ पे नाम लिखो, पेंसी को। ईस्ट के लिए यूज कर सकते हो ए, एस्परजिलस के लिए यूज कर सकते हो एस्पर, पेंसी को ये एस्पर, न्यूरोस्पेरा के लिए न्यूरो, क्लेविसेप्स के लिए यूज कर सकते हो क्लास में मिला। तो क्या क्या आप यहाँ पे आपको याद कर सकते हो, पेंसी को ये एस्पर न्यूरो क्लास में मिला। एस्पर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, वो एस्पर एक लड़की है, पेंसी उसको कहाँ पे मिला है, न्यूरो क्लास में। तो इससे क्या याद हो जाएगा, पेंसी से पेनिसिलियम, ये से एस्टर, ईस्ट एंड एस्पर से एस्परजिलस, न्यूरो से न्यूरोस्पोरा, क्लास से क्लेविसेप। तो ये एग्जाम्पल है किसके, एस्कोमाइसीटीज के। आज हमने फंजाई के दो ग्रुप को पढ़ा। कौन कौन सा, एक पढ़ा फाइकोमाइसीटी, दूसरा पढ़ा एस्कोमाइसीटी। दोनों ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। आपको इसमें याद क्या रखना है, उनके माइसीलियम का स्ट्रक्चर बेसिकली याद रखना है, उनमें कौन कौन से स्पोर प्रोड्यूस होते हैं, कौन से असेक्सुअल स्पोर, कौन से सेक्सुअल स्पोर, कौन किस फेज में डाइकैरियोन आता है, किस वाले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किस में नहीं आता है, कौन एक्सोजीनस प्रोड्यूस हो रहा है, कौन एंडोजीनस प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।